गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट करो और उसके बाद शुरू करते हैं हमारा आज का एटीएम का सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट 5 ईयर प्लान्स। और आज ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद नया टॉपिक आएगा हमारा एटीएम में इकोनॉमिक्स का। ठीक है भाई, चलो। तो आज पार्ट 3 है ये, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। पूरे 5 ईयर प्लान्स के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थोड़े नए क्वेश्चंस भी हैं। तो इससे ये होगा कि 5 ईयर प्लान से, क्योंकि लगातार क्वेश्चंस बनते रहे हैं, तो आपका 5 ईयर प्लान बहुत बढ़िया हो जाएगा और यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे। ठीक है भाई, सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। बिल्कुल, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो बेटा शुरू करते हैं। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो भाई 5 ईयर प्लान्स को शुरू करें उससे पहले उन सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा जो भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एटीएम में डायरेक्टली जुड़ गए हैं, जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो अभी बढ़िया सुनहरा मौका है, बढ़िया ऑफर चल रहा है। ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, और आएगा भी तो पता नहीं कितने टाइम बाद आएगा। अगले मतलब साल भर बाद ही मान लो तुम, ये साल भर बाद ही आएगा ऐसा कोई ऑफर। तो आप इस ऑफर को ग्रैब कर लो अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो। अगर बेसिक्स क्लियर है तो कोई जरूरत नहीं है अपना पैसा बर्बाद करने की। ठीक है, जब बेसिक्स क्लियर है, फाउंडेशन मजबूत है, तो फिर तो पैसा बर्बाद ही है पढ़ के। ठीक है, पर अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बेटा बिना सोचे कंटेंट और मुझ पर ट्रस्ट करके तुम आगे बढ़ जाओ और तुम्हारा आराम से यहां पर फाउंडेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, पर अगर क्लियर है तो मत पढ़ना, ऑलरेडी एटीएम में हो, बढ़िया चल रहा है अपना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल। चलो बताओ जल्दी से, ये हम पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। तो पीसी महालनोबिस तुम सब जानते हो, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो कि भारतीय स्टैटिस्टिशियन यानी कि भारतीय एक तरीके से सांख्यिकी से संबंधित साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनके मॉडल पर आधारित कौन सा 5 ईयर प्लान तुम सब जानते हो, क्योंकि हम कवर कर चुके हैं। और अब भी ना बता पाओ तो भैया तुम्हारे साथ खेला होगा फिर। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, और इनका जो मॉडल था मैंने तुम्हें बताया था, इनका मॉडल यह था कि हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है। भारी भरकम जो उद्योग हैं, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब है स्टील इंडस्ट्रीज, है ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री यानी ऊर्जा उद्योग, स्टील उद्योग हो गया। उसके अलावा जो है मशीन्स बनाने का जो उद्योग है उसमें मशीन इंडस्ट्री। तो हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना, निवेश करना हमारी इनकम को और बढ़ा सकता है, ये इनका मानना था। तो हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना इनका मानना था कि इससे हमारे देश की ग्रोथ होगी। तो सेकंड 5 ईयर प्लान, बिल्कुल सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। हिस्ट्री का वो जो बैटल वाली, जो वॉर वाली सीरीज है, वो अलग से होगी, वो फाउंडेशन का ही पार्ट है, डोंट वरी। तो उसमें बैटल्स भी होंगे हमारे, उसमें हमारे वायसरॉयज भी होंगे, और उसमें ही हमारे कुछ ये मान के चलो कि कुछ छोटे छोटे पीजेंट्स और ट्राइबल वाले मूवमेंट्स हैं, वो उसी में होंगे। वो मैंने सोच रखा हुआ है, टेंशन मत लो, फाउंडेशन का ही पार्ट है, पूरा होगा वो। ठीक है, वो बस अलग से पार्ट है, तो इसलिए उसको उस टाइम पे नहीं पढ़ाया है, आगे आएगा। तो विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। क्योंकि ये जो, अब देखो सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक, 1956 से 1961। तो यहां पे हम लोगों ने स्टील इंडस्ट्री पर यानी स्टील उद्योग पर काफी फोकस किया है। स्टील उद्योग पर काफी फोकस किया है, और इसका परिणाम यह है कि हमारे 3 इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स बन गए। 3 कौन कौन से स्टील प्लांट्स हम लोगों ने यहां पर इस
सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान स्टैब्लिश किया? एक तो हम लोगों ने किया अपना भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, है ना। मैं एक तरीके से इस क्वेश्चन के थ्रू तो ये मान लो तुम्हारा रिवीजन चल रहा है ये, ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। उसके बाद राउरकेला स्टील प्लांट, ये कहां पे? ओडिशा में। और उसके बाद तीसरा था अपना दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर प्लांट, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये सब। और तो मैं ये भी बताया था कि कौन सी कंट्री की मदद से कौन सा बना था। बोकारो वाला 1964 में बना था, तो वो सेकंड 5 ईयर प्लान का पार्ट नहीं, थर्ड 5 ईयर प्लान का पार्ट है। तो भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला ओडिशा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। और मैंने तुम्हें बताया था कि बी वाले जो है वो रशिया की मदद से, है ना, यूएसएसआर की मदद से। तो ये यूएसएसआर की मदद से, ये जर्मनी की मदद से, है ना, ये जर्मनी की मदद से, और ये ब्रिटेन की मदद से, ये ब्रिटेन की मदद से। भाई बताओ ये क्लियर है सबको? समझ में आ गया? बिल्कुल, जल्दी क्लियर है भाई? देखो बातचीत नहीं करो साला आपस में, यहां पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, पढ़ाई पर पूरा फोकस होना चाहिए भाई, फालतू बातें नहीं यहां पर। क्लियर है ये चीज? हाँ, मुझे बस ये बताओ कि सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे जब प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल हमने यहां पे इंप्लीमेंट किया, उस टाइम पे हमारे योजना आयोग के अध्यक्ष या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। 1956 से 61 के बीच में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी बताओ, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताओ भाई जल्दी से। नेहरू जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो पंडित नेहरू यहां पर प्राइम मिनिस्टर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। वो इस टाइम पे पीएम थे और योजना आयोग के अध्यक्ष थे। और योजना आयोग का ही काम है उस वक्त पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, इसी का काम था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। और मैं दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये सब, ठीक है। चलो आगे देखो, मैं सिर्फ आज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जैक्टली हम क्वेश्चन लेके आए। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? देखो बेटा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ना तो पूरी तरह से सरकार के हाथ में होंगे संसाधन, और ना ही पूरी तरह से किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होंगे संसाधन। यानी ना तो प्राइवेट कंपनीज के हाथों में होंगे, ना ही पूरी तरह से सरकार के हाथों में, ना तो पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होंगे संसाधन, और ना ही पूरी तरह से सरकार के हाथों में होंगे। यानी थोड़े सरकार के पास, थोड़े प्राइवेट कंपनीज के पास, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी हम थोड़ा समाजवाद को फॉलो करेंगे, थोड़ा हम पूंजीवाद को फॉलो करेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि समाजवाद यानी सोशलिज्म, समाजवाद और पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, इनका मिक्सचर, समाजवाद और पूंजीवाद का मिक्सचर यानी इनका मिश्रण। और आप सब जानते हो कि समाजवाद का मतलब होता है कि समाज के जितने भी रिसोर्सेज हैं, समाज के जितने भी संसाधन हैं, उन पर सभी लोगों का, समाज के सभी लोगों का बराबर अधिकार है, ये समाजवाद बोलता है। तो हम इसको भी मानते हैं थोड़ा। फिर हम ये भी मानते हैं थोड़ा सा कि भाई हर काम जनता की भलाई के लिए नहीं किया जा सकता, जनता की भलाई तो होगी ही, उसमें सिर्फ जनता की भलाई के लिए नहीं किया जा सकता, कुछ काम जो है भलाई के साथ साथ ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए भी किए जाते हैं। तो समाजवाद तो जनता की भलाई की बात करता है, और पूंजीवाद बोलता है कि भाई थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करना भी, प्रॉफिट कमाना भी जरूरी है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था चरमराए ना, ठीक है। तो हमारे यहां पर
समाजवाद और पूंजीवाद का मिक्सचर है और इसी को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है भाई, यानी जनता की भलाई भी और अपनी भलाई भी, जनता की भलाई भी जरूरी है और अपनी भलाई भी जरूरी है। तो ये कब हुआ था, मिक्स्ड इकोनॉमी कब आई थी, कोई बता सकता है जल्दी से? शाबाश। मैं अगर नहीं मालूम तो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर तुम देखो सेकंड 5 ईयर प्लान में, अब थोड़ा इसका तुम कॉमन सेंस से भी यूज कर सकते हो। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या था, इंडस्ट्रीज पर हमने फोकस किया। तो सारी इंडस्ट्रीज सरकार की थोड़ी थी, ज्यादातर तो प्राइवेट लोगों की थी। तो उद्योगों की यहां पर स्थापना हुई, उद्योगों पर फोकस किया गया, उद्योगों पर फोकस किया गया, ध्यान केंद्रित किया गया, उद्योगों पर फोकस किया गया। अब उद्योग तो किसके होंगे, प्राइवेट कंपनियों के होते थे, ज्यादातर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के होते थे, कंपनियों के होते थे, है ना। प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी जो एक आम इंसान है जिसके पास पैसा है, उसकी हो सकती है कंपनी। ठीक है भाई, प्राइवेट इंडिविजुअल, स्पेलिंग गलत कर दिए हैं रे, इंडिविजुअल कर दिए हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल। तो इंडस्ट्रीज जो है ज्यादातर उस टाइम प्राइवेट इंडिविजुअल्स की थी, लोगों की थी, पर्सनली कंपनियों को ओन कर रहे थे लोग, और सरकार की भी थी कुछ, पर सरकार के साथ साथ प्राइवेट लोगों को भी यहां पर अधिकार दिया गया कि आप भी कंपनियां चलाइए, उद्योग चलाइए, फैक्ट्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ सरकारें चला रही थी, कुछ जो है प्राइवेट लोग चला रहे थे। तो इसी का तो एग्जाम्पल है समाजवाद और पूंजीवाद, यानी समाज का भी भला हो रहा है, सरकार जो कर रही है वो समाज के लिए, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा है वो अपने भले के लिए। तो समाज की भी भलाई, अपनी भलाई, यही तो समाजवाद और पूंजीवाद का मिक्सचर है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में जब इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया तो कई सारे लोगों ने इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया, उनको रन किया, उससे देश की जनता की मदद तो हुई, साथ ही साथ उस व्यक्ति की अपनी भी मदद हुई, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा था और देश का भला भी कर रहा था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में यानी 1956 से 61 के बीच में ही ये मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है भाई, सेकंड 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान पीरियड वॉज द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम इनिशिएटेड इन इंडिया? भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? बेसिकली भारत में ना ड्रॉट्स बहुत पड़ते थे, सूखे की स्थिति कई बार आती थी देश के अलग अलग हिस्सों में। अब उससे होता यह था कि खेती बाड़ी खराब हो जाती थी, लोगों की ज्यादातर जो इनकम थी वो खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट थी। सही बात है कि नहीं? ज्यादातर लोग उस जमाने में कौन होते थे, किसान हुआ करते थे। अब जब ड्रॉट की कंडीशन आ गई है, यानी पानी की कमी आ गई, तो फसल तो खराब हो गई, ज्यादातर लोगों की जो इकोनॉमी है वो डाउन हो गई। समझ में आ रही है बात? तो सरकार ने क्या किया, जहां जहां सूखा क्षेत्र थे, जहां जहां ड्रॉट प्रोन एरियाज थे, जहां पर सूखा पड़ता ही था, वहां के लोगों के लिए सरकार ने क्या निकाली, एक स्कीम निकाली। ठीक है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, यह स्कीम निकाली। इस सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के तहत क्या हुआ कि लोगों को रोजगार दिया जाने लगा, लोगों को जो कंस्ट्रक्शन वाले जो काम है उसमें रोजगार दिया जाने लगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए आपके अंदर कोई बहुत तगड़ी स्किल की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मली चीजें समझ में आती हैं, आप कंस्ट्रक्शन कर दोगे। ठीक है, एक मिस्त्री होने में और एक आर्किटेक्ट होने में फर्क है। ठीक है भाई, तो जैसा ठेकेदार या जैसे आर्किटेक्ट बोलेगा वैसे जो है मिस्त्री काम कर देगा। तो भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में क्या हुआ कि जहां जहां सूखा पड़ा वहां के लोगों को रोजगार देने के लिए, क्योंकि वहां खेतीबाड़ी खत्म हो गई तो लोग बर्बाद हो गए, तो वहां के लोगों को रोजगार देने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया कि भैया तुम कंस्ट्रक्शन वाले जो काम है उसमें मजदूरी कर लिया करो, तुम्हारी दिहाड़ी निकल जाएगी बढ़िया। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े लिखे तो हो नहीं, और क्या काम करोगे, तो आप ऐसा करो कि आप मजदूरी कर लो, आप कंस्ट्रक्शन वाले कामों में दिहाड़ी पे काम कर लो, जब तक आपकी फसल का नुकसान हुआ है वो भरपाई वहां से हो जाएगी। तो भैया याद रखना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम ये कब हुआ, ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1969 से 74 के बीच में, 1969 से 74 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, क्लियर है बच्चों, यह शुरू किया गया। यानी सूखे वाले इलाकों में, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, जो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज थे, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में
रोजगार के अवसर पैदा किए गए। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया। रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया गया, अवसरों को क्रिएट किया गया। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया गया। ठीक है भाई, तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार के अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया गया। कंस्ट्रक्शन वर्क में, निर्माण वाले कार्यों में, है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क में, निर्माण कार्यों में मजदूर के तौर पर नौकरी। अब भाई जो जितना क्वालिफाइड है एजुकेशनली, जो शैक्षिक रूप से जितना पढ़ा लिखा है, उसको वैसा ही काम मिलेगा। ठीक है, तुम ये मत सोचो कि सर मजदूर के बराबर समझा हुआ था, मजदूर ही समझा हुआ था भाई। जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन, अब कोई बिल्कुल भी बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ABCD नहीं आती, उसको गिनती नहीं आती, उसको मंत्री थोड़ी बना देंगे या IAS थोड़ी बना देंगे यार। ठीक है, तो याद रखो, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार के अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया गया। कंस्ट्रक्शन वर्क में मजदूर के तौर पर लोगों को काम दिया गया, क्योंकि ये ऐसा काम है जहां उनको बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। ठीक है, सिर्फ अपना काम करना है, तो वर्क में मजदूर के तौर पर लोगों को रोजगार दिया गया। ठीक है भाई, रोजगार दिया गया। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना तुम सब जानते हो किससे रिलेटेड है? चौथी पंचवर्षीय योजना किससे रिलेटेड है, कोई बता सकता है क्या? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, है ना, प्रत्येक क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस यानी अपने ऊपर निर्भरता, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता प्रत्येक क्षेत्र में, हर फील्ड में, प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। सेल्फ डिपेंडेंसी होनी चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, सेल्फ डिपेंडेंट रहो। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ये हुआ। और चौथी पंचवर्षीय योजना तुम्हें ईयर पता चली गया 1969 से 74। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया? भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956, 1951 से 1956, उसका मुख्य फोकस क्या था? जल्दी बताओ। सभी लोगों ने पढ़ा है, पहली का पढ़ा है, दूसरी का पढ़ा है, तीसरी का पढ़ा है, चौथी का पढ़ा है, हमने 12 के 12 का पर्पस पढ़ा है। इसका बताओ जल्दी से सभी लोग। बी, वेरी गुड, बी, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र का विकास, पर उसमें फोकस किस पर होना चाहिए? एग्रीकल्चर पर, यानी कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तो आई जाती है, कृषि के अलावा यहां पे आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, देखो, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री यानी एक तरीके से वनारोपण, है ना, जंगल में पेड़ पौधे लगाना। उसके बाद कृषि तो है ही, मत्स्य पालन, है ना, मत्स्य पालन, फिशिंग, मत्स्य पालन, और माइनिंग, खनिजों की खोज में माइनिंग करना, खदान खोदना। ठीक है, खदान से संबंधित काम, खदान संबंधी काम, माइनिंग से रिलेटेड काम। ठीक है, तो खदान संबंधी कार्य, मत्स्य पालन, वनारोपण, कृषि, ये सब क्या है? ये प्राथमिक क्षेत्र के काम है, यानी सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो कृषि पर ध्यान केंद्रित फोकस करना है, यानी कृषि पर ध्यान फोकस करना है, केंद्र करना है, और प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना है। तो याद रखो, कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राथमिक क्षेत्र का विकास, ये इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, बाकी तुम ये भी सब जानते हो कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ये सेकंड 5 ईयर प्लान का पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट
अच्छा एक चीज और बताओ, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से लेके कब तक था ये तो पता चल गया, कौन से मॉडल पर बेस्ड था, मॉडल कौन सा था ये तो बता दो। जैसे सेकंड वाला पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था, ये कौन से मॉडल पर आधारित था, जल्दी बताओ सभी लोग, कौन से मॉडल पर आधारित था। औशिक, बिल्कुल, ये गलती से टीम ने 8 बजे लगा रखी थी क्योंकि कल 8 बजे की थी, पर आज ये अपने टाइम पर फिर मैंने करवा दी है, ठीक। तो इट स्टार्टेड एट 4:15, ठीक है। चलो भाई, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये तो हमें पता चल गया। मॉडल कौन सा था, हेरोड डोमर, हेरोड डोमर मॉडल। पर मुझे एक चीज बताओ यार, हेरोड डोमर मॉडल का हमने पढ़ा था, इसमें था क्या, मतलब ये मॉडल क्या कहता है, क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ। हेरोड डोमर मॉडल क्या बोलता है, बताओ जल्दी सभी, हेरोड डोमर मॉडल क्या बोलता है। एक बच्चा का कमेंट कर रहे हो बाबू, एक सेकंड। सर आरआरबी एग्जाम पेपर सेट करने वाला कहीं अपना एटीएम बैच तो नहीं ले लिया, उसी से काफी क्वेश्चंस डालता है। बिल्कुल कुचमाती बालक, देखो बात क्या है ना, हम जो कर रहे हैं वो पीवाईक्यूज प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस कर लेंगे चांसेस है कि वहीं से लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एटीएम बैच का नो डाउट बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आप लोगों को, ठीक है। आप जुड़े रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलो इसका बता दो, हेरोड डोमर मॉडल का बेस क्या है, मतलब क्या बोलता है वो। मैंने तुम्हें बताया था कि बैलेंस करना है ग्रोथ को, वृद्धि को बैलेंस करना है, बैलेंस करना है किसको, ग्रोथ को बैलेंस करना है। कैसे, वृद्धि को, विकास को बैलेंस करना है, संतुलन में बिठाए रखना है। कैसे, सेविंग्स करके, लेवल ऑफ सेविंग्स हमें बढ़ानी पड़ेगी, लेवल ऑफ सेविंग्स हमें बढ़ानी पड़ेगी। अब तुम खुद सोचो ना यार, अब मान लो तुम कल को रेलवे में भर्ती होते हो, तुम स्टेशन मास्टर बनते हो या किसी और पद पे जाते हो, तुम्हारी सैलरी 70-80 हजार है, 75-80 हजार है, तो अब जितना आएगा तुम उतना खर्च कर दोगे क्या यार। अगर जितना आ रहा है और उतना खर्च कर दोगे तो क्या तुम्हारा विकास हो पाएगा, क्या तुम्हारी वृद्धि हो पाएगी, क्या तुम्हें लगेगा यार हमारी ग्रोथ हो रही है। जब आप सेविंग्स करते हो, जैसे मान लो 70-80 हजार सैलरी आई, उसमें से 40 हजार तुमने खर्चा किया, 40 हजार तुमने बचा लिया, फिर अगले महीने भी ऐसे किया, जैसे ही तुम्हें 1 लाख रुपए तुम्हारे पास जमा होता हुआ दिखेगा, तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा भाई। 1 लाख रुपए में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार मेरे पास 1 लाख रुपए है इमरजेंसी के लिए, तो मतलब आपको लगेगा ना यार मैं विकास कर रहा हूं, मैं ग्रोथ, मेरी ग्रोथ हो रही है क्योंकि मैं पैसे बचा पा रहा हूं। तो यहां पर भी वही बोल रहे हैं कि जितनी ज्यादा सेविंग्स कर सके अर्थव्यवस्था में, जितनी ज्यादा हम सेविंग्स कर सकते हैं अर्थव्यवस्था में, उतना ज्यादा हमारी ग्रोथ जो है बैलेंस रहेगी, संतुलित रहेगी। ठीक है भाई, चलो समझ में आया सबको, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया मॉडल हेरोड डोमर, बैलेंस करना है ग्रोथ को, लेवल ऑफ सेविंग्स को बढ़ाकर, ठीक है, बचत का जो स्तर है उसको बढ़ाकर, लेवल ऑफ सेविंग्स को बढ़ाकर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और मैंने तुम्हें बताया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसमें पंडित नेहरू ही जो है प्राइम मिनिस्टर थे, यानी योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलो नेक्स्ट आंसर तो हमें पता चली गया। हु फॉर्मुलेटेड द पीपल प्लान एंड इकोनॉमिक प्लान इन इंडिया। भारत में पीपल्स प्लान यानी जनता का प्लान, जनता की योजना, एक आर्थिक योजना किसने तैयार की, बताओ बेटा। पीपल्स प्लान करके ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, प्लान है, किसने तैयार किया, सभी लोग जल्दी बताएंगे। कुछ मादी बालक, मैंने देख लिया बेटा, देख लिया, अब स्पैम मत कर, ठीक है, सभी लोग जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए जो पिछला करंट अफेयर्स का सेशन करवाया था वो 3 से 4 महीने का ही था, क्योंकि वहां पे ऐसे ही कर रहे हैं ये। और एएलपी जेई टेक्नीशियन में इन्होंने जो पूरा का पूरा जो पैटर्न है ना वो बदल दिया है। अब ये स्टैटिक जीके या सब्जेक्ट्स वाली जीके नहीं पूछ रहे, तो एएलपी जेई टेक्नीशियन सबके लिए हमें करंट अफेयर्स पर ही फोकस करना पड़ेगा। ये सारी चीजें तो हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ ही रहे, करंट अफेयर्स पर भी फोकस करना पड़ेगा उनके लिए।
बाकी एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई या ग्रुप डी, इसके लिए तो इस पर फोकस करो जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो आंसर है बच्चों एम एन रॉय। पीपुल्स प्लान किसने बनाया? एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। एक कम्युनिस्ट थे, ठीक है, ये क्या थे? कम्युनिस्ट थे, साम्यवादी थे। और साम्यवादी कौन होते मैं आपको बताता हूं। कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी। ठीक है, एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। और इन्होंने, याद है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी आइडिया दिया था कि भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये आइडिया भी तो इन्होंने दिया था 1934 में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का आइडिया देने वाले एम एन रॉय ही थे, है ना। संविधान सभा का आइडिया देने वाले, संविधान सभा का आइडिया भी इन्होंने ही दिया था। आइडिया देने वाले थे ये, कौन थे ये? एम एन रॉय। और इन्होंने ही 1945 में ये पीपल्स प्लान निकाला। 1945 में इन्होंने ही पीपल्स प्लान निकाला, जिसमें क्या कहा गया है, कोई बता सकता है? पीपल्स प्लान किस चीज पर फोकस किया गया है? पीपल्स प्लान। इन्होंने ये बोला, इस योजना में इन्होंने ये बोला कि भारत में, देखो ये प्लान क्या है, ये बोल रहा है कि भारत में जितनी भी कृषि होती है, भारत में जितनी भी कृषि होती है, जितनी भी खेती होती है, यानी जितना भी उपज हो रही है फसल की, तो भारत में जितनी भी उपज होती है, भारत में जितनी भी उपज होती है, भारत में जितनी भी उपज होती है, उस पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार होना चाहिए। उस पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार होना चाहिए। और फिर सरकार लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करे उस फसल को। ऐसा नहीं कि किसी के पास 50 खेत है तो उसके पास फसल ज्यादा है, जिसके पास एक खेत है उसके पास फसल कम है। तो ये बोलते हैं कि भाई नहीं, ये जो भेदभाव है ये नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जितना भी कृषि उत्पाद है, यानी जितनी भी फसलें हैं, उन सब पर सरकार का अधिकार होना चाहिए। तो भारत में जितनी भी उपज होती है उस पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार होना चाहिए। और फिर सरकार लोगों के बीच में बराबर तरीके से बांटे, मतलब सरकार के पास कोई और काम ही नहीं है, यही काम करे सरकार। ठीक है भाई, तो भारत में जितनी भी उपज होती है उस पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार होना चाहिए, और वही जनता के बीच में उन सबका बंटवारा करे बराबर तरीके से। तो भाई एम एन रॉय का ये मानना था। समझ में आई भी बात? कम्युनिस्ट थे, है ना, मार्क्सवाद से एक तरीके से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, कार्ल मार्क्स। तो वो इसी चीज को सपोर्ट करता था। तो भारत में जितनी भी उपज होती है उस पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार होना चाहिए, और सरकार फिर लोगों के बीच में डिवाइड करे चीजों को। और याद रखना, कम्युनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो ऐसा मानता है, कम्युनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो ऐसा मानता है कि भाई ना हम खेतीबाड़ी की जमीन को ओन कर सकते, ना हम किसी फैक्ट्री को ओन कर सकते, ना हम किसी और चीज को ओन कर सकते। सभी चीजों पर सरकार का अधिकार है, सरकार ने बस हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है। ऐसा माना जाता है साम्यवाद में, कम्युनिस्ट में, ठीक है, कम्युनिज्म में। तो भारत में जितनी भी उपज होती है उस पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार होना चाहिए, और सरकार जरूरत के हिसाब से लोगों के बीच में बराबर तरीके से बांट दे। ये पीपल्स प्लान था, एम एन रॉय का प्लान था। बढ़िया नहीं लगा ये किसी को भी। आज के टाइम में चाइना में है ये हाल। चाइना में वहां पे क्या हाल है? यही तो हाल है। चाइना में यही हाल है कि हर चीज पर, चाहे वो जमीन हो चाइना की, या फिर कोई फैक्ट्री हो, या फिर कोई सेवा क्षेत्र हो, कोई भी काम हो, सब सरकार के अंडर होके चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? सब सरकार के अंडर चल रहा है। सर ज्योग्राफी के लिए मैं कौन सा मैप लें? बेटा नंदा, पॉलिटिकल मैप लेना, किसी भी, चाहे वर्ल्ड का ले रहा है, इंडिया का ले रहा है, पॉलिटिकल मैप, क्योंकि उसमें बॉर्डर्स होते हैं और बॉर्डर्स के रिस्पेक्ट में लोकेशंस को मार्क करना इजी होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये थोड़ा बढ़िया सा प्लान नहीं लगा यार। ठीक है, तो एम एन रॉय का प्लान था ये। नेक्स्ट, इन विच 5-year प्लान गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एग्रीकल्चर पॉलिसी बाय विच ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड? सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना में कृषि नीति शुरू की जिससे हरित क्रांति की शुरुआत हुई?
अब तुम सब जानते हो किस 5 ईयर प्लान में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। मैं बता देता हूं, नहीं पता तो 1966 में पहली बार 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। ठीक है, और ये शुरुआत किसने की? अब तुम देखो थर्ड 5 ईयर प्लान को अगर तुम देखोगे तो हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 तक है और 66 की ही बात हो रही है। तो यानी थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म होते होते हरित क्रांति की शुरुआत हो गई। और याद रखना बच्चों, हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो थर्ड 5 ईयर प्लान में हुई है। हमने याद है ना, सेल्फ सफिशियंसी इन फूड हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि इसका उद्देश्य क्या था, सेल्फ सफिशियंसी इन फूड, है ना, आत्मनिर्भरता खाने के मामले में। तो सेल्फ सफिशियंसी इन फूड, सेल्फ सफिशियंसी इन फूड, ठीक है भाई, खाने के मामले में आत्मनिर्भरता। तो 1961 से 1966 के बीच में ये गोल था और इसी गोल को पूरा करने के लिए 66 में कर दी ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत। और शुरुआत की गई दो मेन इलाकों में, पंजाब और उस टाइम पे नया नया बना था हरियाणा। पंजाब हरियाणा 1966 में तो बना था हरियाणा, है ना, 1 नवंबर के आसपास। तो पंजाब हरियाणा, पंजाब से अलग होकर हरियाणा बन गया। तो पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये नोएडा वगैरह ये जो है, मेरठ बागपत ये सब, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन 3 इलाकों में, 3 राज्यों में, 3 क्षेत्रों में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। और 2 फसलों को लेकर हुई, क्योंकि वही हमारी 2 मेन फसलें हैं जिसको हम सभी कंज्यूम करते हैं। एक तो चावल और दूसरा गेहूं, चावल और गेहूं, यानी राइस और व्हीट, राइस एंड व्हीट, इनको लेकर ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। क्योंकि उस वक्त 1966 से पहले हम लोग क्या करते थे, यूएसए से गेहूं मंगवाते थे और वो वाला गेहूं होता था, वो यूएसए में जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता था, वो एक्सपोर्ट किया जाता था हमें। हम उस गंदे गेहूं को खा रहे थे। तब जाके हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, कृषि संबंधी वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक कह सकते हो आप सीधे सीधे, कृषि वैज्ञानिक थे, आप सब जानते हो, हरित क्रांति से रिलेटेड कृषि वैज्ञानिक थे अपने MS स्वामीनाथन, है ना। अब तो ये परलोक सुधार गए, चले गए 2023 में। तो कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन। तो इनके कहने पर, MS स्वामीनाथन के कहने पर, ठीक है, भारत में हरित क्रांति शुरू की गई चावल और व्हीट को लेकर, पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट हुआ। कैसे? अब मैं ध्यान से देखो यहां पे क्या, तो हरित क्रांति मतलब गेहूं और चावल की कमी थी, हम लोग बाहर से मंगवा रहे, तो फिर ऐसा क्या हुआ हरित क्रांति में कि हमारे यहां पर जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों पे वो खत्म हो गई और हम इतने काबिल बन गए कि आज हम एक्सपोर्ट करते हैं अनाज। इतना अनाज है हमारे पास, इतना सीरियल है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो बात यह है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी चीजें अपनाई गई जिसकी वजह से हरित क्रांति को हरित क्रांति बोला जाता है? क्या हुआ ऐसा कि एकदम से पंजाब हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसलें जबरदस्त पैदावार करने लगी? तो ये क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। यहां पे कुछ केमिकल चीजों को इन्वॉल्व किया गया है खेतीबाड़ी में, जैसे उच्च किस्म के उन्नत बीज मंगवाए गए, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, यानी उच्च किस्म के उन्नत बीज, यानी एक तो क्वालिटी भी अच्छी है और बढ़िया उपज भी देगा। उच्च किस्म के उन्नत बीज, ठीक है भाई। तो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यानी उन्नत किस्म के या उच्च किस्म के उन्नत बीज जो है इस टाइम पे गेहूं और चावल के लाए गए और एक एक पौधा ही बहुत ज्यादा फसल देने लगा। एक एक पौधा जो है चावल और गेहूं का बहुत ज्यादा फसल देने लगा। तो एक तो ये काम हुआ। HYV सीड्स, उच्च किस्म के
उन्नत बीज जो है यहां पे मंगवाए गए। ठीक है, याद रखो बेटा, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि उन्नत किस्म के उच्च उपज वाले बीज। ठीक है, कैसे भी आप पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद यहां पर इरिगेशन की जो सुविधाएं थी उनको इंप्रूव किया गया। इरिगेशन, सिंचाई की जो सुविधाएं हैं उनको इंप्रूव किया गया। इरिगेशन की सुविधा जो है इंप्रूव की गई, पानी की बर्बादी कम हो, फसल को जितना पानी चाहिए उतना पानी मिले, उतना ही पानी मिले, एक्स्ट्रा ना मिले, ये सब का यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया गया। तो इरिगेशन की सुविधा में सुधार, सिंचाई की सुविधा में सुधार हो गया, है ना, पानी देने की सुविधा में सुधार हो गया। तीसरा ये हुआ कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए, फसलों को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग यूज करने लगे पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स। ठीक है भाई, बिल्कुल केमिकल पेस्टिसाइड्स। और उपज बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक। देखो कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स तो इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि कीड़े ना लगे। फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये यूरिया वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि फसल बढ़े। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़े। ऑर्गेनिक नहीं था बेटा, ऑर्गेनिक नहीं था। ऑर्गेनिक में तो ये सब कुछ नहीं होता है, ऑर्गेनिक में तो फिर ऑर्गेनिक चीजें ही होती हैं, ये केमिकल चीजें इस्तेमाल नहीं होती की जाती। तो तीसरे में याद रखना बेटा, तीसरे में याद रखना पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाने लगा। कीटनाशकों का यूज किया जाने लगा। उसके बाद कीटनाशकों के यूज के बाद, देखो भाई ध्यान से, कीटनाशकों के यूज के बाद फर्टिलाइजर्स यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, ताकि फसल की एक तरीके से जो क्वांटिटी बढ़ जाए। तो फर्टिलाइजर्स कैसे, केमिकल्स, है ना। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक खाद का इस्तेमाल, अब इससे उस टाइम पे तो बहुत जबरदस्त वृद्धि हुई है। तो उच्च उपज वाले उन्नत किस्म के बीज, इरिगेशन की सुविधा बढ़िया हो गई, कीटनाशक से कीड़े मर गए, और उसके बाद उच्च किस्म की जो केमिकल फर्टिलाइजर से इससे उच्च उपज बढ़ गई, जिससे खेतीबाड़ी बढ़ गई। पर देखो लॉन्ग टर्म में इन सबका नुकसान ही हुआ है, क्योंकि होता क्या है कि जिस तरह की फसलें केमिकल वाली खाई हम लोगों ने इतने सालों में, तो उसकी वजह से कैंसर वगैरह वो सारी चीजें हुई हैं लोगों को। तो यह है कि लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया नहीं रहा, पर उस टाइम पे तो हमें बचा लिया। तो याद रखना, वरना तो हम वो जानवरों को भी जो गेहूं नहीं खिलाए जाते वो हमें खाने को मिल रहे थे। तो बेटा ये याद रखना कि ये है ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन में एक चीज और याद रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है। हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन किसने शुरू करवाई, MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं इंडिया, क्योंकि एक नॉर्मन बोरलो जो है वो अमेरिका में साइंटिस्ट हुआ करते थे कृषि के, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरुआत की थी, वहां से इंस्पायर होके स्वामीनाथन ने इंडिया में शुरू कर दी। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन, MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन। क्लियर, चलो भाई, तो ये सारी चीजें हो गई। बाकी MS स्वामीनाथन को हाल ही में 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तुम सब जानते हो भारत रत्न मैंने तुम्हें पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया गया इसने, कल तो ज्ञानपीठ था, उससे पहले वाली क्लास में हमने भारत रत्न पढ़ा था। चलो भाई, ये हो गई आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन, और ये 1966 यानी थर्ड ईयर प्लान खत्म होते होते ही ये शुरू हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान आंसर हो गया, थर्ड 5 ईयर प्लान। When did the economic liberalization started in India? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? कोई बताएगा भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991 में। अब तुम सब जानते हो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी परलोक सिधार चुके हैं, है ना। इंसान के जाने के बाद उसकी कीमत का पता चलता है, जब वो थे तो कम लोग सीरियसली लिया करते थे, आज हर कोई तारीफ कर रहा है। तो ये चीज उन्होंने कमाई है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से याद आया कि 1991 में जुलाई के महीने में वही थे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर।
जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि भारत की अर्थव्यवस्था को देश दुनिया के लिए खोल दिया गया है, दूसरे देश आके भारत में निवेश कर सकते हैं, यहां अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, अपने उद्योग स्थापित कर सकते हैं, हम उनको सस्ती जमीन देंगे, हम उन्हें बिजली देंगे, आप आओ तो सही। ताकि अब बुला किस लिए रहे हैं? इकोनॉमी ओपन करने का मतलब है कि पहले हम दूसरे देशों को अलाउ नहीं करते थे अपनी कंट्री में कंपनियां वगैरह स्थापित करने के लिए। 1991 में हम लोगों ने लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, थोड़े से हम उदार हो गए, थोड़े से लिबरल हो गए, थोड़े से हमें ऐसा लगने लगा चलो ठीक है यार कर देते हैं। तो हमने इकोनॉमी को ओपन किया और दूसरे देशों को इन्वाइट किया कि आप भारत में आके काम कर सकते हो और भारत के लोगों को रोजगार मिल जाए बस। ठीक है, तो भारत में आई वो कंपनियां, उन्होंने भारत के लोगों को रोजगार दिया। आज भी ऐसे चल रहा है, कितना बढ़िया चल रहा है। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? जुलाई 1991 में, जब खुद उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर, द देन फाइनेंस मिनिस्टर, इसको हम कैसे लिखते हैं? द देन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। द देन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने डिक्लेयर किया लिबरलाइजेशन। यानी उस टाइम पे भारत की हालत खराब हो गई थी, इन्होंने ही बचाया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने डिक्लेरेशन की, किस चीज की? लिबरलाइजेशन की, कि भारत की अर्थव्यवस्था को खोला जा रहा है, दूसरे देश आके निवेश करेंगे, उससे हमारे यहां तो आधारभूत संरचनाएं तैयार होंगी ही, साथ ही साथ लोगों को रोजगार मिलेगा। तो लिबरलाइजेशन जरूरी है, तो उदारीकरण जरूरी है, तो इसलिए उदारीकरण कर दिया गया। उदारीकरण, ठीक है भाई। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही डिक्लेयर किया। और लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि हम दूसरे देशों के भारत में आने पर कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, जबरदस्ती की रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है भारत में विदेशी निवेशकों, यानी जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भारत में विदेशी निवेशकों को कुछ लाभ देना, कुछ छोटा लाभ देना, ताकि भारत के लोगों का बड़ा लाभ हो। तो भारत में विदेशी निवेशकों को कुछ लाभ देने के लिए टैरिफ्स यानी शुल्क, जो भी टैरिफ लगते थे, शुल्क लगते थे, उनको रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो भाई आप अपनी इकोनॉमी ओपन कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा तो ढीला पड़ना पड़ेगा, है ना भाई। आपने भारत में विदेशी निवेशकों को लाभ देने के लिए बुलाया है कि आप हम आपको लाभ देंगे, आप भारत आओ, आपकी कंपनी स्थापित होगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, आपकी कंपनी चमकेगी। ठीक है, आपकी कंपनी चमकेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो भारत में विदेशी निवेशकों को कुछ लाभ देने के लिए उनके जो शुल्क है, उनके जो टैरिफ है, उनके जो टैक्स है वो कम कर दिए गए, रिस्ट्रिक्शंस कम से कम कर दिए, प्रतिबंध जो होते हैं वो कम से कम कर दिए गए। ठीक है भाई, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, किसी तरह के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। जब इकोनॉमी खोल दी बढ़िया तरीके से, अर्थव्यवस्था खोल दी सभी देशों के लिए, तो आने दो, इन्वेस्ट करने दो, हमारी ऑटोमेटिकली अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो भारत में विदेशी निवेशकों को कुछ लाभ देने के लिए जो शुल्क है, जो टैरिफ्स हैं, वो कम कर दिए गए, ताकि उन्हें ये ना लगे अरे यार यहाँ पे तो टैक्स ही बहुत ज्यादा है, टैरिफ ही बहुत ज्यादा है, छोड़ो नहीं करते हैं, दूसरे देश चलते वहां से करेंगे जो भी ट्रेड करना है। तो ये इसलिए किया गया ताकि वो अट्रैक्ट हो। तो भारत में विदेशी निवेशकों को कुछ लाभ देने के लिए शुल्क जो है यहां पर क्या किया है? कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, टैरिफ यहां पर कम कर दिया गया। 1991 में ये हुआ था। चलो नेक्स्ट, इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि कब से कब तक हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉट टू गेट द कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने का प्रयास किया। तो कौन से साल में ऐसा हुआ? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, बताओ जल्दी से, सब जानते हो अब तो, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। 1951 से 1956, बिल्कुल 1951 से 1956। ठीक है, तो यहां पर
गरीबी के चक्र से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्रयास किए हैं। ठीक है, तो याद रखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने का प्रयास कब किया? 1951 से 1956। तुम सब जानते हो हेरोड डोमर मॉडल पर बेस्ड ये पूरी की पूरी पंचवर्षीय योजना है। कृषि में ज्यादा फोकस किया गया और तुम सब जानते हो हमारा टारगेट कितना था, टारगेट ग्रोथ रेट कितना था इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में? 2.1%। और हम कहां तक पहुंचे? अचीव्ड ग्रोथ रेट कहां तक थी हमारी? 3.6%। तो यही चीज जो है लालच करवाते करवाते आगे ले गई। ठीक है भाई, कि सारी पंचवर्षीय योजना फिर ऐसे ही होगा, जो टारगेट उससे ज्यादा ही बढ़ेंगे हम, पर कहीं पर हमने मात भी खाई है। तो 1951 से 56 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, विच मॉडल वॉज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन? तुम सब जानते हो, देखो गाडगिल योजना पर आधारित तो थर्ड 5 ईयर प्लान था। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966, 1961 से 1966। इसमें वही सेल्फ सफिशिएंसी वाले जो पॉइंट है कि फूड में सेल्फ सफिशिएंसी। पर गाडगिल योजना क्या थी? गाडगिल योजना ये कहती थी कि केंद्र को राज्यों की मदद करनी चाहिए वित्तीय रूप से, फाइनेंशियली सेंटर मदद करे स्टेट्स की। ठीक है, तो केंद्र राज्यों की मदद करे, केंद्र राज्यों की मदद करे वित्तीय रूप से, यानी राज्यों को पैसा दे केंद्र वित्तीय रूप से। ठीक है, तो केंद्र राज्यों की मदद करे वित्तीय रूप से, ये गाडगिल योजना थी। बाकी हेरोड डोमर तुम सब जानते हो कि अगर ग्रोथ को, वृद्धि को, विकास को अगर संतुलित करना है, ग्रोथ को अगर बैलेंस करना है, ग्रोथ को अगर बैलेंस करना है, ठीक है, ग्रोथ को बैलेंस करना है तो लेवल ऑफ सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी। करना है तो सेविंग्स का स्तर जो है, सेविंग्स का स्तर जो है बढ़ाना पड़ेगा, है ना भाई। अब आज के टाइम में मैं जितना भी कमाता हूं, अगर उसका मान लो 30% उड़ाता हूं और 70% सेव करता हूं, तो मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ग्रोथ तभी हो सकती है, मेरी तरक्की तब हो सकती है जब मैं बचाऊं पैसे को। जब आप पैसे को बचाओगे, उसको बैलेंस करोगे, तो तभी आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। तो ग्रोथ कब पॉसिबल है? जब बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करना है सेविंग्स के स्तर को। तो बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? सेविंग्स के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। बैलेंस करना है ग्रोथ को तो सेविंग्स का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। बाकी तुम जानते हो पीसी महालनोबिस मॉडल, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट, हैवी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट, है ना, हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट। और हैवी इंडस्ट्रीज मतलब वही लोहा, स्टील, मशीन, ऊर्जा, ये सब। तो हैवी, अरे भाई, हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट। अब एक बच गया, ये तुम्हारे लिए नया है तो मैं आपको बता दूं भाई। पीसी महालनोबिस मॉडल तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सॉरी, पीसी महालनोबिस मॉडल तो ये तो हो जाएगा अपना सेकंड 5 ईयर प्लान। ये किसके लिए हो जाएगा? सेकंड 5 ईयर प्लान। थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान। हेरोड डोमर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो आंसर तो यही हो गया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, हेरोड डोमर। ठीक है, आंसर तो ये हो गया। फिर जॉन डब्ल्यू मिलर, जॉन डब्ल्यू मिलर जो है ये क्या बोलते थे भाई? कोई बता सकता है? जॉन डब्ल्यू मिलर, इनकी योजना क्या थी? गाडगिल हमने पढ़ लिया, हेरोड डोमर पढ़ लिया, पीसी महालनोबिस पढ़ लिया, ये मिलर क्या बोलते थे भाई? बताओ सभी लोग, जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे। हम जरा पानी पी ले तब तक। ये कभी सुना है कि नहीं सुना है? और ये भी बता देता हूं, ये आठवीं 8th पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, 8वीं 5 ईयर प्लान का हिस्सा है जॉन डब्ल्यू मिलर। तो इसका क्या मॉडल है? मैंने 8वीं बताई थी। 8वीं का मतलब है, देखो, पहली 1951 से 56,
सेकंड 56 से 61, 61 से 63, 469 से 74, 74 से 78 या 79 फिफ्थ, फिर 80 से 85 सिक्स्थ, सेवेंथ 90, फिर 92 से 97, 1992 से 97। अब याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए, तो तुम बता पाओगे कि जॉन डब्ल्यू मिलर क्या कहता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार बच्चों। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन पर फोकस, मानव संसाधन पर फोकस, यानी इंसान के अंदर ही स्किल पैदा करके उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाए देश के लिए। तो मानव संसाधन पर फोकस, यानी ह्यूमन को ही संसाधन बनाओ, मानव को ही रिसोर्स बनाओ, मानव संसाधन पर फोकस। ठीक है, अब मानव को संसाधन कैसे बना सकते हैं? उसको एजुकेट करके, उसको शिक्षा देकर। अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो वो समाज में काम आएगा, अर्थव्यवस्था के लिए। एजुकेशन देकर, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करके। ठीक है, तो मानव संसाधन कोई भी देश कैसे तैयार कर सकता है? अपने देश के लोगों को अच्छी शिक्षा देकर, अपने देश के लोगों को अच्छी हेल्थ देकर, अपने देश के लोगों को अच्छा विकास, अच्छा डेवलपमेंट देकर। तो एजुकेशन, हेल्थ एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इससे मानव संसाधन बहुत बढ़िया तैयार होगा और ये आगे डेवलपमेंट में मदद करेगा। तो जॉन डब्ल्यू मिलर जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में यही बोलता है कि मानव संसाधन पर फोकस करो। ठीक है, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, इन चीजों पर फोकस होना चाहिए मेनली। तो ये हो गया भाई अपना सारे के सारे। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द प्लानिंग कमीशन सेट अप विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन एंड हेंस बिगेन द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान। तुम सब जानते हो कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का काम था प्लानिंग कमीशन का, योजना आयोग का। ये लास्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखो सभी लोग, प्लानिंग कमीशन का। ठीक है, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का काम। तो पहले तो तुम सबको मालूम है योजना आयोग की स्थापना पंडित नेहरू ने की थी। इसकी स्थापना कब हुई, इसको एस्टैब्लिश कब किया गया बच्चों? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। 15 मार्च 1950 को पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एस्टैब्लिश है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित। और एक और चीज बताता हूं, ठीक है, प्लानिंग कमीशन का जो स्टेटस था वो था गैर संवैधानिक, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र नहीं था। सरकार ने सीधे बनाया था, नेहरू जी ने सीधे बनाया था कि देश की जनता के लिए, देश के लिए पॉलिसीज बनानी है आपको, यानी प्लानिंग कमीशन को। तो गैर संवैधानिक निकाय था, है ना, जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग ने इसी को रिप्लेस किया है, प्लानिंग कमीशन को ही। तो गैर संवैधानिक निकाय। और दूसरी बात यह कि इसका काम क्या था? इसका काम, दो काम थे, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। एक काम तो था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। तो पंचवर्षीय योजना यानी जो हम पढ़ रहे हैं 5 ईयर प्लान, से कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन। तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। और दूसरा, मंत्रालयों के बीच में बजट का अलोकेशन, बजट का बंटवारा, किस मंत्रालय को कितना पैसा देना है, किसको कितना काम करना है, वो सब। तो मंत्रालयों के बीच पैसों का बंटवारा, मंत्रालयों के बीच पैसों का बंटवारा। तो ये दो काम योजना आयोग के थे, पंचवर्षीय योजना बनाना और मंत्रालयों के बीच में पैसों का, बजट का बंटवारा करना। और ये 15 मार्च 1950 को एस्टैब्लिश की गई थी पंडित नेहरू द्वारा, गैर संवैधानिक निकाय, जिसका काम था ये दो। क्लियर भाई? और प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष वही होता था जो देश का प्रधानमंत्री होता था। प्राइम मिनिस्टर ही अध्यक्ष होते थे, यानी चेयरमैन होते थे। क्लियर है बच्चों? और कल तुम्हारा एक टेस्ट हुआ होगा, कल तुम्हारा टेस्ट हुआ है, उसमें मैंने कुछ अलग से क्वेश्चंस डाले हैं, कल उसको डिस्कस करेंगे। सैटरडे को भी तुम्हारी क्लास है, एटीएम की क्लास तुम्हारी सैटरडे को भी है, तो तुम लोग अपने टाइम पर, टाइम तुम्हें पता चल जाएगा। कोशिश करूंगा दिन में ही खत्म करके तुम्हें फ्री कर दूं, ठीक है? चलो,
तो ये हो गया हमारा आज का कंटेंट। अगेन मस्त ऑफर, मस्त टाइम और मस्त कंटेंट फाउंडेशन बैच में। जिसको भी लेना है फटाफट से ले ले, लिमिटेड टाइम का ऑफर है, टाल लेना हर दिन वरना दिक्कत होगी, क्योंकि एक एक दिन कीमती है। अब तुम एक भी दिन अपना गवाओगे तो तुम फेलियर के उतना नजदीक पहुंचोगे, तुम ये मान लो। ठीक है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, पर सच्चाई यही है। और समझदार बंदा डरेगा भी नहीं, वो इसको चैलेंज की तरह लेगा कि यार देखते कैसे नहीं होगा। तो चैलेंज की तरह लो और बढ़िया पढ़ाई करो। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं। ज्योग्राफी की क्लास है 8:15 बजे। स्टैटिक जीके में टेस्ट है, भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार और अपना नोबेल प्राइज का। तो स्टैटिक जीके में अपना 9 बजे टेस्ट है और 8:15 पर जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उसमें हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने यहां पे पढ़ा और टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। ठीक है भाई, चलो। श्रुति बेटा वो लेक्चर 1 जो है उसकी रिकवरी मुझे अभी, मैंने साहिल सर से उसका फॉलोअप नहीं लिया है, मैं पूछता हूं। मैंने उन्हें बताया था कि वो लेक्चर 1 की पीडीएफ हमारे पास है पर लेक्चर नहीं है एप्लीकेशन पे, तो उन्होंने बोला था मैं देखता हूं, मैं करता हूं इसका इंतजाम। तो अभी मैं फॉलोअप लूंगा तो ही कुछ जवाब दे पाऊंगा। प्रोबेबली मैं शाम को जो अपनी ज्योग्राफी क्लास उसमें देखता हूं, साहिल सर से पूछ के क्या हुआ उसका। ठीक है, चलो जय हिंद। चलो बेटा, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।